डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन। हमने अब तक पढ़ा है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा काम करा जाएगा, क्या काम किया जाएगा। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि कौन से काम करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसी के अलावा तीसरा फंक्शन हमने जो पढ़ा था वो था स्टाफिंग, कि स्टाफिंग में कौन कौन सा काम करने वाला है। ओके, तो फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा काम किस तरीके से करने का है, मतलब कोई काम करने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन चाहिए, किस तरीके से आप काम करोगे वो आपको कौन बताएगा, ये आपको डायरेक्शन बताएगा, जो है डायरेक्टिंग। ओके, मैंने यहाँ पर सीधा शब्दों में लिखा है यहाँ पर डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। एक रास्ता बताना कि आपको काम अगर करके लेना है सामने वाले से तो उसको इस तरीके से काम करवाना है। डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। प्लान बना के रख दिया है, चीजें ला के रख दी है, एक को बोल दिया कि किस तरीके से काम करना है, बट उसको मालूम ही नहीं है कि क्या काम है और किस तरीके से काम करना है, तो वो काम करेगा नहीं और ना आपको आपका रिजल्ट बन के मिल पाएगा। यस और नो? तो अगर आपको काम करवाना है तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ फंक्शन जो है डायरेक्शन, उसकी ज्यादा जरूरत है आपको। ओके, विद दैट यहां पर बोला गया डायरेक्शन इज नथिंग बट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड काउंसलिंग। ओके, मतलब सामने वाले एम्प्लॉय को या तो आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, उसको काम किस तरीके से किया जाता है, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो काम अपना करके ही दे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए, वो कुछ भी अपना होप लूज कर दे, फिर भी उसको आपको मोटिवेट करना है कि वो अपना काम करके दे। उसके अलावा आपको उसको काउंसिल करना है कि किस तरीके से काम अच्छा किया जा सकता है, और इंस्पायर करना है कि तेरे वजह से मैं हूं और मेरे वजह से ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन को अगर टिके रहना है लंबे समय तक का तो वो हमारे जरिए ही होने वाला है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इंस्पायर भी करना है आपके एम्प्लॉयज को कि वो अपना बेस्ट काम करके दे सके। डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं डायरेक्शन को, क्योंकि डिक्टेट करना मतलब सामने वाले से काम करवा के लेना। जैसे कि आपको मालूम है जर्मनी का राजा अडोल्फ हिटलर, जो बहुत ही जाना माना मशहूर डिक्टेटर था, जिसने पूरे इटली को, पूरे जर्मनी को अपने कब्जे में करके रखा था। तो उसी तरीके से डिक्टेटर का मतलब होता है जो सामने वाले से अपना काम करवा के ले। डिक्टेटर सिर्फ एक ही काम करता है, वो करता है सुपरविजन, कि काम किस तरीके से हो रहा है। वो काम करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा, बट आपको काम करने में मजबूर कर देगा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना बेस्ट काम करवा के ले सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए डिक्टेट करने वाला एक कौन सा सीरियल आता है जो पूरे 3 महीने चलता है। राइट, बिग बॉस। बिग बॉस जो है ये सीरियल, ये 3 महीने कलर्स पे चलता है विदाउट पॉज। 3 महीने हर दिन बिग बॉस एक ना एक काम अपने सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्शंस में कैसे इंपॉर्टेंस किस तरीके से बताता है बिग बॉस के हर एक हाईलाइट को। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ एक्शन दिया जाता है सामने वाले को, कुछ करने के लिए बोला जाता है और वो सामने वाला करता है। जैसे कि आपको याद रहेगा कि बिग बॉस सबसे पहले अगर कोई टास्क करवाना चाहते हैं तो वो एक कार्य संबंधित चिट्ठी भेजते हैं। वो चिट्ठी में लिखा रहता है कि टास्क किस तरीके का टास्क होने वाला है, वो फिजिकल रहने वाला है, वो मेंटल रहने वाला है, वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है, वो चिट्ठी में लिखा जाता है। वो टास्क कौन करेगा, कौन उसमें कैप्टनशिप की भूमिका निभाएगा, कौन उसमें कौन सी टीम में रहेगा, कौन किस तरीके से काम बांट कर करेगा, कार्य कितने दिन के लिए चलने वाला है, कार्य कैसे होने वाला है, कार्य कहाँ होने वाला है, ये सब आपको चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है। यस और नो? तो उसी तरीके से आपको देखना है जो फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएट एक्शन, मतलब बिग बॉस आपको फटाफट बता देंगे कि आपको दिया हुआ काम किस तरीके से करना है, क्या करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या करने से आपको क्या नहीं मिलेगा, वो आपको डायरेक्टली उस चिट्ठी में दिखा दिया रहता है। और उसके बेसिस पे आपके जो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे उन लोग बिग बॉस के रूल्स को फॉलो करके वो काम करके देते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इंटीग्रेट एफर्ट्स। इंटीग्रेट एफर्ट्स का मतलब ये होता है
कि अगर एक काम कार्य दिया गया है, बिग बॉस ने अगर एक कार्य दिया है कंटेस्टेंट्स को, तो कंटेस्टेंट किस तरीके से उसको कार्य को निभा रहे हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट्स को कार्य समझ में नहीं आता है, तो बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाकर वो कंटेस्टेंट के कैप्टन, वो टीम के थर्ड पॉइंट जो है वो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको सामने वाले से काम करवाना है तो आप उसको अभी भी हमेशा, अगर आप उसको चाबुक का डर दिखाओगे तो आपको काम तो करके देगा बट वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। पर अगर आप उसको यही काम करवाना है तो उससे प्यार से बात करो, उसको दो बोल अच्छे बोलो, तो डेफिनेटली वो नई काम अच्छा करने वाला भी वो इतने अच्छे तरीके से करके देगा कि आप खुद ही उसके काम से बहुत प्रसन्न हो जाओगे। उसी तरीके से बिग बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉय को, अपने कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करता है। किस तरीके से मोटिवेट करता है कि अगर कोई टीम ने अगर कार्य जीता तो उसमें से वो किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट को डेफिनेटली वो अगले वीक के इम्यूनिटी देता है। ये ऐसा होना कि अगले वीक आपको कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। उसके अलावा जो टीम जीतती है उसको राशन पर अपना हक और अधिकार मिलता है। तो इससे क्या होता है, काम करने में मजा आती है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है। मतलब अगर मैंने काम अच्छे से किया तो मुझे पूरा हफ्ता भर राशन फुकट का खाने मिलेगा, और उसके अलावा मुझे एक ब्लैक टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि मुझे काल कोठरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मुझे कोई नेगेटिव साइड है ना जो टास्क के रिलेटेड है मुझे वो झेलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा यहाँ पर कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखोगे तो ही वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, तो ही वो अपना बेस्ट इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आपको अपने एम्प्लॉय को संभाल के रखना है, उससे बेस्ट काम करवा के लेना है, उसको स्टेबल करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अच्छे तरीके से उसके हाथ में उसको अप्रेस करना पड़ेगा। आपको उसके परफॉर्मेंस को हमेशा सर आंखों पे रखना पड़ेगा, और उसके काम में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊंच नीच हो गई है तो उसको प्यार से समझाकर उसके काम को अच्छा करने की जरूरत पड़ेगी आपको। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, किस तरीके से आपका एम्प्लॉय आपको बेस्ट काम करके दे रहा है। जैसे कि आपको याद रहेगा कि बिग बॉस के अंदर बिग बॉस के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक लेवल पे आके एम्प्लॉय का, एक कंटेस्टेंट के मोटिवेशंस क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, तो बिग बॉस क्या करता है, उनको पर्सनली कन्फेशन रूम में बुलाता है, प्यार से दो चार बात करता है, उनके बुरे और तरीके, उनके बुरे जो अंदर मन में ख्याल चल रहे हैं कंटेस्टेंट के, वो बिग बॉस उनको प्यार से समझा के, उसको ब्रशिंग करके, उनको खुली हंसी के साथ में कन्फेशन रूम के बाहर भेजता है। तो यहाँ पर बिग बॉस क्या कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मालूम एक कंटेस्टेंट जब बाहर आता है कन्फेशन रूम से तो अपने आप को एनर्जाइज फील करता है कि यस चलो मेरे पास बिग बॉस है, मेरा साथ बिग बॉस है, तो मेरे को कोई भी अभी जीतने से रोक नहीं सकता है, मैं तो अपना बेस्ट देने से कोई भी रोक सकता नहीं है। तो इस तरीके से प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। डायरेक्शन अगर आपका बेस्ट रहेगा तो स्टेबिलिटी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज कोपिंग अप विद चेंजेस। कोपिंग अप विद चेंजेस मतलब क्या, हमेशा आपको नवे ट्रिक्स आते रहते हैं, टिप्स आते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। एम्प्लॉयज को आपको क्या करने का है, हमेशा चेंजेस के साथ में क्या करने का है, उसको इफेक्टिव प्रोडक्टिव करवा कर रखना चाहिए। ओके, जैसे कि अभी आपको मैं रीसेंट एग्जांपल बताऊं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला अटेंडेंस होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला अटेंडेंस जो है वो क्या करता है कि अगर समझ लो कि एक ऑफिस में अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला वो लगा दिए उन लोगों ने, तो वहां पर आगे सारे एम्प्लॉयज को अपना अंगूठा छाप के देना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि परफेक्ट आने का और जाने का टाइम जो है वो एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मालूम पड़ रहा है कि डेफिनेटली कौन डेली आ रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है। इससे एक ट्रैक रहता है कि कौन कितने टाइम पे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कौन कितना लेट आया है, किसने आज के दिन छुट्टी किया है। इससे मालूम पड़ रहा है ना, क्योंकि आपकी अंगूठे की छाप जो है वो किसी सबके जो इंप्रेशंस रहते हैं, थंब इंप्रेशन वो सबके अलग अलग रहते हैं, तो कोई भी चीट नहीं कर पाएगा। आपको चीटिंग से बच जाएंगे आप। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इफेक्टिवली और स्मूथली काम करेगा। किसके जरिए, कोपिंग अप विद चेंजेस के जरिए। और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो एम्प्लॉय को चेंजेस से अवेयर करवाने का किसका काम रहता है, एक सुपरवाइजर का काम रहता है, एक बॉस का काम रहता है। अगर वो डायरेक्शन बराबर से आपको देगा तो डेफिनेटली आपका काम जो है बेस्ट तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं वो सारे कंटेस्टेंट को जो है बिग बॉस काम देते हैं। यस और नो, अगर आज के दिन छुट्टी किसी से पढ़वाया तो दूसरे दिन वो किसी और से पढ़वाएंगे, तीसरे दिन वो किसी और से छुट्टी पढ़वाएंगे। अगर जो बेस्ट अच्छे से छुट्टी पढ़ता है तो वो उनको ही हमेशा पढ़वाएंगे। यस और नो। तो उसके अलावा इफ यू सी दैट
कि बिग बॉस जो है हर टाइम कैप्टन किसी नए इंसान को बनाते हैं या कैप्टनशिप किसी नए इंसान को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, मतलब क्या हर एक बंदे को हर एक काम मिलते जा रहा है और उसी तरीके से अपने काम का बेस्ट इफेक्टिव आउटकम दे पा रहा है। जैसे कि सैटरडे एंड संडे बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर फेमस सेलिब्रिटी सलमान खान आते हैं जो अपना बेस्ट आउटकम देके जाते हैं 2 दिन में। ओके, वो काम जो रहता है वो सिर्फ एक ही दिन का काम रहता है। सलमान खान सिर्फ एक दिन आता है फ्राइडे के दिन और वो सैटरडे संडे 2 दिन का एपिसोड बना के जाता है। सिर्फ एक दिन आने का उनको 13 to 19 करोड़ रुपीस मिलता है एक शूट का। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो काम उसको बोलते हो करके जाता है। सलमान खान उसको झाड़ू भी मारता है एंड 13 सीजन में अगर आपने देखा रहेगा तो उसने कचरा भी उठाया था, टॉयलेट भी साफ किया, तो ऑल दैट थिंग्स आप जिस तरीके से आप काम दोगे सामने वाला आपको काम करके देगा। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स टीम स्पिरिट। अब क्रिएट टीम स्पिरिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है मालूम है क्या, एक टीम स्पिरिट, एक टीम बॉन्डिंग बना के रखता है एक बॉस अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मैंने आपको हमेशा ये बात बोला, अगर आप इफ यू वांट टू गो फार गो अलोन, बट इफ यू वांट टू ग्रो फार गो टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आया रहेगा तो नेक्स्ट इज वी हैव एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या एक एक इंसान के अंदर क्या टैलेंट है, एक इंसान के अंदर क्या बेस्ट है, किस तरीके से वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है कि एक एक इंसान को किस काम में बेस्ट है वो अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन दे सकता है एक एक चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर अब उनको ये समझना है कि जस्ट इमेजिन करो बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स जो आते हैं वो बूढ़े कंटेस्टेंट्स कभी कभी आते हैं, जैसे कि अबू मलिक आया था एक टाइम में, बहुत बूढ़ा एक अनुज जलोटा आया था। तो इन लोग क्या करते हैं, बूढ़े सेलिब्रिटीज को बिग बॉस काम किया देता है कि इन लोगों को कैप्टन बना देता है या उन लोगों को सबसे हल्का काम दे देगा टीम का, कि इन लोगों के सर के ऊपर जो बोझ रहे ना वो चले जाए और उन लोग भी टीम इन्वॉल्वमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ पर एक एक जन की कैपेबिलिटी को देखकर बिग बॉस क्या करते हैं, काम देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। सेम पॉइंट रिपीट हो गया, आई एम सो सॉरी। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि सारा काम जो है सब एक साथ में मिलकर करेंगे, एक साथ में मिलकर इफेक्टिवली काम करेंगे तभी काम किया जा सकता है। विद दैट अगर अलग अलग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर डायरेक्शन ही अगर 4-5 जगह से आएगा तो एक सामने वाला जो एम्प्लॉय है जिसको आपने काम दिया है वो कभी भी आपका काम बराबर करके देगा नहीं। इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको बेस्ट काम का आउटकम नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत बेकार हो जाएगा एंड विद दैट आप जो गोल प्लान कर रहे हो आपको गोल मिल पाएगा नहीं, अचीवमेंट हो पाएगा नहीं, अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा वो गोल। तो अगर आपको सारे चीज को परफेक्टली करना है तो आपको कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। कोऑपरेशन मतलब क्या, एकजुट होकर मिलकर काम करना, कोऑपरेट करके काम करना। ओके, आई होप आपको डायरेक्शन इजीली समझ में आ रहेगा। डायरेक्शन मतलब क्या करना, डिक्टेट करना। डिक्टेटर का काम होता है कि वो सिर्फ सुपरवाइज करे, ना मदद करे बल्कि उनको देखे और उनको सिर्फ मोटिवेट करे, इंस्ट्रक्ट करे और गाइड करे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया। जैसे कि हमने अब तक चारों के चारों फंक्शन पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग क्या होता है। तो इसके अलावा एक फंक्शन, 2 और फंक्शन हमारे बचते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग और लास्ट वाला है कंट्रोलिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हम समझने वाले इस वीडियो के दरमियान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, किसके साथ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। ओके, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि प्लान क्या बनाएंगे जिससे आपका काम किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपके काम करने के लिए। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि किसकी जरूरत पड़ेगी आपको कौन सा काम किस तरीके से करवाने के लिए। और डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप काम करवाना चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है कि काम जहां से किया जा रहा है वहां पर से बराबर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ लो कि आप कोऑर्डिनेटिंग के पॉइंट्स को पढ़ने के लिए एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि 4-5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको 4 पढ़ा चुका हूं अब तक का, वो सारे के सारे फंक्शंस अगर एक साथ में काम करेंगे तब जाके कोऑर्डिनेटिंग बराबर से हो पाएगा। Amazon, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कंपनी के बारे में नहीं जानता हो। जी हाँ, Amazon का जो काम होता है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे ही ज्यादा चलता है।
Amazon में जब बिग बिलियन डेज आता है तो आपने जरूर देखा होगा कि लोग पागलों की तरह उसमें से शॉपिंग करते हैं। ये ऑनलाइन साइट खोल के सारे लोग अपने बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। वो लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है, एंड उसके बेसिस पे वो लोग अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जिस तरीके से जिस तरीके से हम कस्टमर्स Amazon पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे सबसे पहला जो अपने को क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि what is the payment gateway which you would like to choose dear customer। तो यहाँ पर हमको ये पूछा जाता है कि हमको कौन से तरीके से पेमेंट करना है जिस ऑर्डर का सिलेक्शन हमने किया है। क्या आप नेट बैंकिंग करना चाहते हो, क्या आप डेबिट कार्ड के जरिए पैसा भरना चाहते हो, क्या आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा भरना चाहते हो, या आप कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना चाहते हो। तो अगर आपको डाउट लगता है कि आपका सामान घर पे जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच पाएगा तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे करते हो ऑप्शन क्लिक। अगर आपको बैंकिंग के जरिए पैसे नहीं भरने का है तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप बैंकिंग के जरिए भी पैसे भर सकते हो, डेबिट कार्ड के जरिए और क्रेडिट कार्ड के जरिए। यस और नो। तो इस तरीके से आपका जो सामान है वो ऑर्डर रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होके बैक हैंड वाले क्या करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि ये दिन तक का आपके एरिया में आपको सामान मिल जाएगा, क्योंकि आप अपना पिन कोड डालते हो, अपना एड्रेस डालते हो रजिस्टर करवाने के टाइम पे पर्टिकुलर साइट पे, तो वो आपको बराबर पर्टिकुलरली डेट बता देते हैं कि किस तारीख को आपका सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर आप Amazon प्राइम कस्टमर रहते हो तो आपको प्राइम फैसिलिटीज दी जाती है कि जिस तरीके से आपका सामान घर पे फटाक से पहुंच जाए एक दिन के अंदर ही। उसके अलावा वो लोग आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। उसके अलावा Amazon प्राइम के बहुत सारे फायदे भी है। आप Amazon प्राइम वीडियोस में जाकर डायरेक्टली आप वो चैनल को सर्व भी कर सकते हो। यस और नो। चलिए वो छोड़ते हैं एक तरफ, और अभी समझ लीजिए कि आपका जो ऑर्डर है वो फ्रिज का है। फ्रिज जो है आपके घर तक का उन लोग कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे कभी लाके नहीं देंगे। क्यों नहीं लाके देंगे? क्योंकि टेम्पो में लेके आने के बाद में क्या पता उन लोग आपको कॉल करे और तब पूछे कि आप घर पे हो, तो आपने बोला हाँ मैं घर पे हूँ, बट कोई अर्जेंट प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आप घर छोड़कर चले गए, तो उतने में क्या हुआ, फ्रिज आके चला गया, फ्रिज यहाँ पे आके खड़ा हो गया और आप यहाँ पे नहीं थे तो फ्रिज को वापस जाना पड़ा। तो टेम्पो का लोडिंग चार्जेस जो है वो Amazon के अकाउंट से कटेगा। यस और नो। तो इसके लिए लोग आपको 10 बार कॉल करेंगे कि आप घर पे हो, तभी हम लोग आपके पास सामान लेके आएंगे। ओके। तो यहाँ पर जब बड़े बड़े सामान रहते हैं Amazon पे, तो यहाँ पर क्या होता है, पेमेंट गेटवे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देता नहीं है। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग करना पड़ता है, डेबिट कार्ड के जरिए या तो क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको पैसा भरना पड़ता है। ओके। अब समझ लीजिए कि आपका सामान लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के जरिए आपने जिस दुकान से मंगवाया है, यहाँ पर Amazon जो है, Amazon अपने पास कोई सामान नहीं रखता है। वो क्या करता है, बड़े बड़े जो मार्केटर्स हैं उन लोग से सामान, उनको पूछता है कि आपके पास क्या सामान है बेचने के लिए, जब ऑनलाइन बेचना चाहते हो आप अपना सामान को रजिस्टर कर सकते हो Amazon के साइट पर। लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली लोग आपसे लेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको समझ लो कि एक आपके एरिया में एक दुकान है, जैसे कि मेरे घर के नजदीक इन्फिनिटी मॉल है, वहां पर मुझे एक फ्रिज चाहिए, मैंने वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है मॉल के अंदर, तो मैंने वहां पे से उस शॉप का फ्रिज जो है मैंने बुक कर दिया है। तो लॉजिस्टिक वाले क्या करेंगे, वो कंपनी में, जब Amazon की कंपनी में मेरा ऑर्डर जाएगा तो उन लोग वो शॉप में बोलेंगे कि यहाँ पर सर एक ऑर्डर आपका ये फ्रिज के लिए प्लेस हो गया है। ओके। तो वो पूछेगा कि किस दिन का है और Amazon वाले कब आके ये फ्रिज यहाँ से लेके जाएंगे, तो वो पर्टिकुलरली डिलीवरी डेट देगा आपको। डिलीवरी डेट के दिन वहां पे Amazon वाला जाएगा, वहां पे आपको पहले फोन करेगा, आप घर पे हो तो वो आपको लाके देगा, उनसे सामान लेगा, आपके घर पे लाके देगा, उसको फिट करके देगा फ्रिज को। ओके। विद दैट वो आपसे एक साइन करवा के लेगा, डिजिटल सिग्नेचर, जिससे ये अप्रूव होता है कि आपको सामान आपका मिल चुका है। ओके। इसके बाद में भी लॉजिस्टिक में कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है कि उन लोग आपको फोन करते हैं 4 दिन के बाद में, पूछते हैं कि आपने फ्रिज के लिए कोई आपको आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए आया था कि नहीं आया था, कि मतलब पूछने के लिए फ्रिज सही जगह पे रखा है कि नहीं, फ्रिज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फ्रिज का तापमान क्या होना चाहिए, और फ्रिज जो प्लग में आपने लगाया है वो प्लग सही है या नहीं है। तो इस चीज में सब चीज में क्या होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन काम करता है। किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, किस तरीके से आप सर्विस बेटर दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन के जरिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा काम आपका कभी बेस्ट होगा नहीं। ओके। तो कोऑर्डिनेटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पे बोला गया है, इट इज द अमालगमेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर बराबर से चलेंगे तभी जाके आपका कोऑर्डिनेटिंग चल पाएगा।
ओके, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है कि सब एक साथ में एकजुट होकर एक गोल के लिए काम करें। आपने हमेशा आपके घर पर चींटियों को चलते हुए देखा होगा। मुंगियों को चलते हुए देखने के टाइम पे आपको एक ही चीज ध्यान में आती होगी कि मुंगियां सारी एक लाइन में कैसे चलती है। मुंगियों का एक लाइन में चलने का कारण यह है कि एक मुंगी जो सबसे आगे रहती है वो पीछे वाली को बोलती कि वहां पर हमारा खाना रखा हुआ है, आपको वहीं पर आना है। पीछे वाली उसके पीछे वाले को बोलेगी, उसके पीछे वाली जस्ट उसके पीछे वाले को बोलेगी। ऐसे ही पूरा कारवां चलता है उनका। और जब तक वहां का रखा हुआ खाना पूरा खत्म नहीं हो जाए या वहां से उन लोग अपने घर पर अपने गिल में नहीं ले जाए, तब तक वहां पर का कोऑर्डिनेशन खत्म होता नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये एंड के एग्जांपल से समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग मींस इट इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ अचीविंग द गोल इन हार्मनी। अगर आपका काम स्मूथली चलेगा तो इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पा रहा है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको एक गोल के ऊपर सबको इन्वॉल्व करके सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप सबको रास्ता दिखा रहे हैं, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो रहा है कि आप सारे के सारों को साथ में लेकर उसी रास्ते पर चल रहे हो। ओके, देन वी हैव कोऑर्डिनेशन मींस डेवलपिंग अ पैटर्न ऑफ हाउ टू वॉक। एक पैटर्न बना के चलना है आपको। जैसे कि समझ लीजिए कि आप डी मार्ट में शॉपिंग करने जाते हो। डी मार्ट में शॉपिंग करने आप तब जाओगे जब आपके पास एक थैली रहेगी। ओके, अगर आप समझ लो कि एक बैग लेके जाते हो अपने साथ में जो आप इधर पर टांगते हो, ओके, तो क्या पता उसके अंदर आप कुछ और रख के लेके जाए जिससे डी मार्ट को खतरा हो सके। यस और नो, इसके लिए वहां पर एंट्री पे उन लोग वहां पर चेक करते हैं कि आपके बैग के अंदर क्या है। अगर आपके बैग के अंदर अगर आपने अंदर जाके कुछ और डाल दिया जाके सामान और उसका बिल में आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया तो अब चोरी हो जाएगी। तो इसके लिए उन लोग बैग के ऊपर एक सील लगा के देते हैं, उन लोग टाई लॉक लगा के देते हैं कि आप अंदर जाके बाहर आए, तब बाहर जब आप बाहर एग्जिट मारोगे वहां पे वो टाई लॉक खोल दिया जाएगा। ओके, इसी तरीके से जब आप अंदर जाते हो तो आपको आपकी सारे जरूरत की चीजें वहां पे मिल जाती है। आपको ये नहीं सुनना पड़ता है कि ओ शिट वो खत्म हो गया, वो नहीं है, वो वाला टाइप का जो प्रोडक्ट आपको जो चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। क्यों आपको ये सुनने नहीं मिलता है? क्योंकि उन लोगों का काम बहुत कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। डी मार्ट जो है वो आखी रात भर काम करता है, आखी रात उसमें सप्लाई होता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के जरिए वहां पर चीजों का कभी भी कमी आपको महसूस नहीं होने देती है और चीजें आपको बहुत अच्छे दाव पे, अच्छे दाम पर और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाती है। अगर आपको चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन जो है डी मार्ट का वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सभी लोग लॉकडाउन में परेशान है कि हमको राशन कहां से मिलेगा। डी मार्ट में रात भर लोग जाकर वहां से कूपन ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको राशन की जरूरत थी। टोकन उनको रात भर मिल रहा था और लोगों ने डी मार्ट के ऊपर से अपना भरोसा नहीं हटाया और उसी तरीके से डी मार्ट ने भी एक गुडविल मेंटेन करके रखी कि उसने चीट नहीं किया कस्टमर्स को। जिस एमआरपी का चीज था उसी एमआरपी में डी मार्ट ने उनको दिया है, ना कि उसने भाव बढ़ाकर दिया था उस टाइम पर। ओके, तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया रहेगा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है एनकरेजेस टीम स्पिरिट। सबसे पहला तो कोऑर्डिनेशन का रूल ये है कि टीम स्पिरिट को वो एकत्र करता है। अगर आपका काम टीम कर रही है बराबर से तो कोऑर्डिनेशन आपको ये बताता है कि आपको एक गोल पे किस तरीके से पहुंचना है। इसका मतलब आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स टुगेदर। एक ग्रुप है ना वो हमेशा काम करता है। अगर ग्रुप में आपको टीम वर्क नहीं दिखाई देगा तो आपका काम जो है वो गोल पर नहीं पहुंच सकता है। There may be existence of conflicts, disputes between individual department, employers and employees regarding organizational policies, roles and responsibility etc. मतलब वहां पर झगड़े हो सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि क्यों लोगों को काम करना आपका पसंद नहीं है। Coordination arranges the work in such a way that minimum conflicts are raised that increase the team spirit of the workplace. मतलब इससे ये आपको मालूम पड़ता है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाता है और किस तरीके से वर्क प्लेस में काम किया जाता है। द सेकेंड पॉइंट वी हैव इज गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन। एक आपको पर्टिकुलर रास्ता डायरेक्शन मिलता है किस तरीके से आपको काम करने का है।
कोऑर्डिनेशन आपको बताता है कि कौन से रास्ते पे आपको चल के लोगों को अपने साथ में चलवाना है और लोग जो आपके पीछे ही चलना चाहिए आपके बनाए हुए रास्ते पर, आपके बनाए हुए प्लान पर। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द वर्क इज अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। The interdependence of department gives proper direction to the employees। मतलब क्या काम जो है एकदम बराबर तरीके से मैनेज किया जाता है और इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब मैं रहूंगा, अगर मेरा काम इसने नहीं किया तो ये कर ही लेगा दूसरा, ये सो नो। अब मेरे फंक्शंस जो है वो सामने वाले फंक्शंस के बिना नहीं हो पाएंगे, तो इस तरीके से एक इंटरडिपेंडेंस होता है टीम वर्क के बीच में। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। वो एक मोटिवेट करता है, कोऑर्डिनेशन जो है अपने टीम वर्क को मोटिवेट करता है। किस तरीके से मोटिवेट करता है चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मोटिवेशन देता है कि आपको जो काम दिया गया है आप वो काम करके दीजिए, अच्छे तरीके से करके दीजिए, अपना बेस्ट करके दीजिए। एंड एफिशिएंट, आई एम सॉरी, An effective coordination increases the efficiency and results into growth and prosperity of the organization। बहुत अच्छे तरीके से अगर काम किया जाएगा तो prosperity होगी ऑर्गेनाइजेशन की। इससे ये साबित होता है कि any prosperous organization ensures job security, higher income, promotion and incentives। ओके, मतलब अगर काम अच्छे से किया जाएगा तो आपको जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, मतलब आप हमेशा उस जॉब में टिके रहोगे, आपको वहां से लोग निकालेंगे नहीं, तो इसका मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा और आपको हर लेवल पे हर डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा तो जो इंसान को आप काम करवाना चाहते हो उसका बेस्ट आप निकाल के दे सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, गाइड कर रहे हो और उसी रास्ते पे चला रहे हो जिस पे आपको पहुंचना है, तो जहां पे आपका गोल रखा हुआ है वहां पे आपको पहुंचना है, तो वहां पर क्या होगा, आप अपने एम्प्लॉय को ऑप्टिमम यूज कर रहे हो, उससे अच्छा बेहतर काम करवा कर ले रहे हो। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव प्लान करके रखा है, जो आपने गोल प्लान करके रखा है, अगर कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा तो आपको डेफिनेटली वो गोल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो टेक्स्ट बुक में बोला गया है कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज, delay in completion of targets, departmental disputes etc. to a great constant। तो इधर पे क्या होता है कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन में काम करवाया है तो यहाँ पर ये होगा कि झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, काम टाइम पे करके मिलेगा, ना कि लंबा टाइम तक वो काम किया जाएगा। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या आगे कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपके हट जाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज इंप्रूव रिलेशंस। अगर कोऑर्डिनेशन बराबर है तो सारे डिपार्टमेंट के साथ में जो है आपका रिलेशंस क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बहुत सूझबूझ से काम करते हो, अगर आपके मैनेजर को बात करने का तरीका बहुत अच्छे से है, अगर आपके मैनेजर के पास बहुत अच्छा पेशेंस है, या आप ही समझ लो एक मैनेजर और आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजों से डील करने आता है, तो आप जो है अपना रिलेशंस अपने एम्प्लॉयज के साथ में, आपके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ में बहुत अच्छा मेंटेन कर लोगे और इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा और आप फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव्स पर पहुंच पाओगे। ओके, द नेक्स्ट इज the point over here is coordination develops cordial relation between all the level of management and organization. Every department depends on functioning of the department. Okay, for example, sales department works according to the production department depends on the purchase department and so on. Coordination helps the employees to build strong relationship among them and achieve the targets. जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो है वो प्रोडक्शन वाले से काम करता है, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट जो है वो किससे कोऑर्डिनेट करता है, परचेस डिपार्टमेंट से। Yes or no? तो इस तरीके से हर एक जो काम है वो किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से एंड आप फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा बन के आता है। कोऑर्डिनेशन का 6 पॉइंट है improves relation। अब improves relation का मतलब ये होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन आपका बराबर से हर फंक्शन के साथ में बराबर मैचअप करते हुए जा रहा है, लिंकअप बराबर से हो रहा है, तो आपका रिलेशंस जो है बाकी सब डिपार्टमेंट वालों से भी क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा। समझ लो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन वाले को पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन वाला परचेस डिपार्टमेंट को पूछ रहा है कि कितना माल आया है और प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर सब कुछ बराबर से पैर अप रहेगा, टीम अप रहेगा, तो यहाँ पर रिलेशंस इंप्रूव होने के चांसेस है। चलिए देखिए टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है।
यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बन जाता है सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। ओके, विद दैट every department depends on functioning of other department. For example, sales department works according to the production department. हर एक डिपार्टमेंट जो है ना अलग अलग फंक्शनिंग के हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो किससे काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के साथ में मिलकर काम करता है। वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, परचेस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। इस तरीके से सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में टीम अप करके काम करते हैं। पैर अप करके काम करने से क्या होता है, रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। The next point we have is lead to higher efficiency. Lead to higher efficiency का मतलब क्या, अगर काम बराबर से हो रहा है, सबके साथ में मिल बांट के हो रहा है, अगर आप अकेला काम करने की सोचोगे तो आपसे उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। पर अगर दो दिमाग साथ में रखते हैं एक काम करने के लिए, तो यहाँ पर काम जो है बेस्ट हिसाब से होता है। यस और नो, अभी पूरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई दो ही दिमाग तो नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग का बहुत बड़ा बड़ा दिमाग और स्ट्रैटेजीज चलती है। तो इससे क्या होता है कि काम करने में ना हमेशा एक बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड सेट होता है, और उससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है, जो काबिलियत जो है काम करने की, वो थोड़ी बढ़ जाती है। देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, the organization can achieve higher returns in terms of high productivity, higher profitability, as well as can reduce the cost. Thus coordination leads to higher efficiency. मतलब अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से होगा तो इसमें क्या होगा कि हायर रिटर्न्स मिलेगा, मतलब ज्यादा पैसे वापस मिलेंगे, और कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हो ना, अगर मैंने ये सामान लिया 10 रुपए का, मुझे वही सामान 5 का मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली कौन सा सामान लेंगे जहाँ पे आपको वो सामान 5 का मिल रहा है। तो इससे आपका कॉस्ट लोअर हो रहा है, और आपने 10 का सामान लिया, 5 का सामान लो, आपको मिलने के टाइम में 15 रुपए मिल रहे हैं। तो कौन सा सामान आप लेना परवड़ोगे, आपको कौन सा परवड़ेगा, 500 रुपए वाला सामान लेना परवड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज 8 improves goodwill. अगर काम बेस्ट तरीके से हो रहा है, कस्टमर आपका सेटिस्फाई है, जॉब के एम्प्लॉइज आपके सेटिस्फाई है, मैनेजमेंट स्टाफ आपसे सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली गुडविल जो है आपकी कंपनी का रेस हो जाएगा। क्योंकि कंपनी के अंदर ही लोग अच्छे नहीं है, कंपनी के बाहर भी जो कस्टमर्स है, जो सप्लायर्स है, जो ट्रेडर्स है, उन लोग भी आपसे बहुत सेटिस्फाइड है, आपका काम उनको अच्छा लग रहा है, सराहनीय है, तो उन लोग के सामने आपका नजर जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड जो है आपका वो लेवल रेस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आपकी कंपनी को गुडविल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस एंड लोअर कॉस्ट। अगर सिंक्रोनाइजेशन बराबर रहेगा, मतलब सारी चीज सूझबूझ से की जाएगी, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर गुडविल मिलने के चांसेस है। इट directly results into creating goodwill for organization in the market. It reflects on the market value of shares as well as it helps in building the good image of the society. अगर कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, कंपनी का एक इमेज है मार्केट के अंदर, जैसे कि टाटास और अंबानीज का है, बिरलास का है, तो वैसे अगर आपकी कंपनी का भी बहुत अच्छा अगर एक गुडविल स्टैंडर्ड है, तो आपकी कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। शेयर्स बढ़ने से ये होगा कि आपकी कंपनी क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है, डाइवर्सिफाई हो सकती है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, तो आप ज्यादा खुल सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो अपने बिजनेस को। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि अगर आप कोऑर्डिनेटिंग बराबर से कर पा रहे हो, तो आप एक स्ट्रेट रास्ते पे चल पा रहे हो, आप स्ट्रेट रास्ते पे चल रहे हो, तो एक स्ट्रेट गोल पे पहुंच पाओगे, स्ट्रेट गोल पे पहुंच पाओगे, तभी जो ताकि आप जीत पाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक साथ में सबको लेकर चलना। ओके, द नेक्स्ट इज different activities are performed by different departments. Coordination harmonizes those activities for achieving common goal of the organization. The coordination gives proper direction to all the departments of the organization. मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलना कि एक ही गोल है, एक गोल हमने सेट करके रखा है, सारे डिपार्टमेंट वाले आपके साथ में चल रहे हैं, तो आपका ऐसे क्या होगा, गोल जो है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अचीव हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। अगर आप सब काम बराबर से कर रहे हो, तो आपको काम करने में एक स्पेशलिटी आ जाएगी, आपके काम में एक नया अंदाज आ जाएगा, आपके काम में चार चांद लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप काम को सबके साथ में मिलके अलग तरीके से कर रहे हो, बेस्ट तरीके से कर रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका टीम वर्क, आपका ग्रुप वर्क दिख के आएगा, और काम भी बेस्ट तरीके से किया जाएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, एक स्पेशलिटी आ जाएगी आपके काम में। ओके, पॉइंट इज all departments in the organization are headed by experting in their respective fields. The specialized knowledge of these departments helps the managerial decisions.
It leads to the organization to march towards growth and success in the competitive world of business. Specialization से ये होता है कि आप competitive world में जो जहाँ पे बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है अलग अलग ट्रैक के ऊपर, तो यहाँ पर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपने आप को एक्सपांड कर सकते हो, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हो सिर्फ एक चीज के जरिए, वो है कोऑर्डिनेटिंग। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंट्रोलिंग वाला पार्ट, कोऑर्डिनेटिंग वाला पार्ट, एंड नाउ मूविंग फर्दर अहेड, with this we have completed our coordinating wala part. Now we have to furtherly move on to the last topic of functions of management, that is controlling. Now what is controlling? I'll be explaining you in the next video.